हे एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अब जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, ठीक है, अब उन्होंने सर्च किया होगा कोई चैप्टर या फिर उनके फीडबैक में आया होगा, तो मैं बता देता हूँ, अगर आप आ ही गए हो तो आप एक अच्छी जगह आ गए हो। ठीक है, अगर आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक, जो इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी अपना दे रखा है। ठीक, या फिर आपको कोई गाइडेंस भी चाहिए तो उसके लिए भी मैंने आपको नंबर दे रखा है। ठीक है, तो आप मुझे कोई भी कॉल कर सकते हो और कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। ठीक, और बीएमएस फर्स्ट ईयर का जितना भी सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा ही चुका हूँ। ठीक है, अब जो लोग न्यू आए हैं तो एक बार वो मेरे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन जाके देखिए और देखिए कि मैंने आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, कोई ऐसा ही कंटेंट नहीं है कि आपको किसी बुक से पढ़ा दिया, पीडीएफ से पढ़ा दिया। खुद मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जितने चार्ट्स हो सकते हैं, जितने फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारे मैंने आपको वहाँ पर बताने की कोशिश की है। और मैंने मतलब जितना भी सिलेबस के अनुसार होता है ना, जितना एनसीआईएम के सिलेबस के अनुसार है, सारे पॉइंट मैंने वहाँ पर कवर कराए गए हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कवर नहीं है। अगर ऐसा है पॉइंट तो वो आप मुझे भेजिए, कमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जितने भी लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। जब आप लोग कमेंट करते हो यार, दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि किसी को मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है, मैं किसी का काम आ पा रहा हूँ। ठीक, किसी को मतलब वो आप देते हैं ना सर, इतनी इतनी अच्छी दुआएं देते हो कि सर आप मतलब बस मैं उस समय कुछ बता नहीं पाता। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मनोबल बना रहता है, क्योंकि देखो मुझे फिर से फर्स्ट ईयर का पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर कई साल पहले मैंने पढ़ा था, मतलब एक साल तो हो गया करीब, तो वो जब पढ़ा था और फिर से मुझे यहाँ पर भी पढ़ना पड़ रहा है। तो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि ताकि आप लोगों की मदद हो सके। ठीक है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे इतना अभी बीएमएस के रिलेटेड इतने वीडियोस नहीं है। ठीक है, तो मैंने करीब करीब 350 की वीडियो करीब मेरे पहुंच गई है। उतने तो नहीं हुए, खैर 315-20 वीडियो बना दी है। ठीक है, 315-20 वीडियो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई एक आध दिन में इतनी वीडियो नहीं बनती, करीब करीब एक साल लग जाता है इन वीडियो बनाने के लिए भी। ठीक है, वो सारे मैंने अपलोड कर चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर इतना डिस्क्रिप्शन बहुत है। और भी अगर कोई डाउट हो या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा प्रकरण के बारे में। देखो संज्ञा प्रकरण, इसको हम एक लेक्चर ले चुके हैं जो करीब 40 से 45 मिनट का रहा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर संस्कृत की पूरी प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, चैप्टर बेसिक 1 की होगी, चैप्टर फर्स्ट की होगी एंड चैप्टर सेकंड की होगी। एक ही प्लेलिस्ट में सारे यहाँ पर चैप्टर अपलोड हुए हैं। ठीक, तो आप एक बार जरूर मेरी कहने से आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, क्योंकि आपको पता लगेगा कि मैंने कितना कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया है। ठीक है, जो कि करीब करीब बहुत करीब करीब सारा ही कंप्लीट मैंने करा दिया है बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, और मॉडर्न वाला रहा बात, तो मॉडर्न वाला इसको देखते हैं इसके बाद क्या रहता है, जब देखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे संज्ञा प्रकरण, जो कि आपके संस्कृत के अंदर चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। इसकी हम वीडियो नंबर 1 बता चुके हैं, जो कि हमने रफली आपको हर एक चीज़ का आइडिया दिया था कि कितनी संज्ञा होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, उनको एग्जाम्पल सूत्र यहाँ से याद करने की कहीं ना कहीं आपको हमने कोई अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। ठीक, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो इस वाली वीडियो में तो बस आप ऐसा लग रहा है कि रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं संज्ञा प्रकरण। जैसे हमने बताया था संज्ञा क्या होती है, आप अपने बचपन से पढ़े आ रहे हो। व्हाट इज संज्ञा? ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जब किसी एक नाउन के बारे में यहाँ पर मतलब उस संज्ञा के बारे में फोकस करा जा रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि रोहन पढ़ता है, रोहन गाना गाता है, तो रोहन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, उसके रोहन को परिभाषित नहीं किया जा रहा है, केवल रोहन के बारे में बताया जा रहा है, उसके नाम के बारे में बताया जा रहा है कि रोहन नाम का लड़का पढ़ता है, रोहन नाम का लड़का नाचता है, या उत्कल नाम का लड़का खेलता है, उत्कल नाम का लड़का गाना बजाता है। तो इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, स्पेसिकली अब जैसे हम बात कर रहे हैं संज्ञा क्या है, जैसे कि संज्ञा को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। अब सर ये संधि विच्छेद कैसे करते हैं? जब संधि विच्छेद आएगा तो बता दिया जाएगा। सम प्लस ज्ञा, अब सम प्लस ज्ञा का देखो, ज्ञा का मतलब तो पता होता है ज्ञान, अब सम का मतलब होता है सही, मतलब सही ज्ञान का होना। ठीक है, संज्ञा क्या कराती है? आपको सही ज्ञान का बोध कराती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सही अर्थ का ज्ञान कराने वाले को ही हम संज्ञा कहते हैं। और भी कुछ डेफिनेशन है। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु भाव या जीव के नाम का बोध होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी वस्तु के भाव का, ठीक है, उसके भाव का, कोई वस्तु उसके भाव का बोध हो रहा है या उस जीव के नाम का बोध हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया राम पढ़ता है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम पढ़ता है। राम को परिभाषित नहीं किया जा रहा, राम के बारे में, उस नाम के बारे में बताया जा रहा है कि जो राम नाम का लड़का है वो पढ़ रहा है। अब जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ताजमहल बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो ताजमहल की खूबसूरती के बारे में, उसके भाव के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब जो राम और ताजमहल भी क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, इंग्लिश के अनुसार है, जो अंग्रेजी विद्वान है वो नाउन से इसको समझते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर एक सूत्र आता है संज्ञा का, संज्ञाते अन्य इति संज्ञा। ठीक है, इसको हम ए बोलते हैं। देखो ये भी हम समझाएंगे आपको संधि वाले चैप्टर में, ये किस तरह से बनता है। ये ए ही है एक प्रकार का।
इसको भी हम समझा देंगे। संज्ञाते अनेन इति संज्ञा, तो ये इसका यहाँ पर सूत्र बताया गया है कि संज्ञाते अनेन इति संज्ञा, यानी कि जो सही अर्थ का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और परिभाषित की गई है, जैसे बताया गया है कि इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पदार्थ बोधक, देखो यहाँ पर पदार्थ आया है, ठीक है। अब पद प्लस अर्थ, आप समझे, मैंने पदार्थ के अंदर आपको पढ़ाया था कि पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। पद प्लस अर्थ मतलब जो भी कोई अक्षर, जो कोई शब्द, उसका जो अर्थ को बताने वाले को हम पदार्थ कहते हैं। पर यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्पेशल लेटर, ठीक, इतना बड़ा नहीं समझना, आप नॉर्मल समझना है। जो एक स्पेशल लेटर होता है, उस स्पेशल लेटर के बारे में जो ज्ञान कराया जाता है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे स्पेशल लेटर यहाँ पर राम था, यहाँ पर ताजमहल था, ठीक, उनका हम ज्ञान करा रहे थे, वो संज्ञा थी। अब यानी बोधक विशेष शब्द ज्ञान, यानी जो विशेष शब्द है वो उसका ज्ञान कराया जाए, ठीक है, उसे परिभाषित किया जाए या नहीं किया जाए, वह संज्ञा कहलाती है। यानी कि उस विशेष शब्द के बारे में आपको ज्ञान कराया जा रहा है कि रोहन पढ़ रहा है, उत्कल खेल रहा है, ताजमहल सुंदर है, उसके बारे में आपको यहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है। पर यह ज्ञान नहीं कराया जा रहा है, मतलब उसको परिभाषित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वो क्या चीज़ है कि रोहन कैसा है, काला है, पीला है, लंबा है, चौड़ा है, लड़का है, लड़की है, जेंडर क्या है, उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जा रहा, केवल उस पर नाम पे यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यावहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी न किसी नाम से अभिवाहित बोला जाता है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यावहारिक सुविधा के लिए। अब देखो, व्यावहारिक सुविधा के लिए का मतलब ये होता है कि मान लो अगर मैं किसी भी संसार में किसी भी व्यक्ति का नाम ही नहीं है, आप मान लो कि इस संसार में जो बहुत सारे लोग हैं उन किसी का भी नाम ही नहीं है, अगर किसी का नाम ही नहीं है तो आप उनको कैसे बुलाओगे, ठीक है। मान लो 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोग में से आपको मान लो चौथे नंबर वाले लोग को बुलाना है, उसका अगर कोई नाम ही नहीं है तो कैसे बुलाओगे आप, ठीक है, उसका भी नाम नहीं है, ठीक है। अगर आप 1 2 नंबर दे देंगे तो 1 2 भी तक नाम ही हो गया ना, ठीक है। और 1 2 आप कब तक धरोगे, क्योंकि अनगिनत लोग रहते हैं, 140 करोड़ का हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन है, तो इसलिए यहाँ पर सभी के लिए एक नाम धरा गया, उसी नाम को हम संज्ञा कह रहे हैं, ठीक है। किसी जगह का नाम वो संज्ञा होती है, आपका नाम वो संज्ञा होती है। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, ए नाउन इज नेम, ए नाउन क्या, एक नेम है, ए नाउन इज नेम प्लेस, किसी प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी वस्तु का भी नाम रख सकते हो, किसी प्लेस का या किसी व्यक्ति का, तो वो सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, आगे क्या बताया गया, नाम को संज्ञा तथा नाम वाले को संज्ञा कहते हैं। देखो, जिसका नाम है, नाम देखो, मैं जैसे मान लो कि अगर आप लोगों का कुछ भी नाम, जैसे मान लेते हैं कि मिंटू, आपका किसी का नाम मिंटू है, तो मिंटू क्या हो जाएगा कि मिंटू संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब मिंटू किसका नाम है, मान लो कि मेरा नाम मिंटू है, तो मैं क्या हो जाऊँगा, वो संज्ञा हो जाऊँगा, ठीक है। ये बात अब समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं संज्ञा सूत्र क्या है। देखो, सूत्र का मतलब समझो, संज्ञा का मतलब तो आप समझ गए, सूत्र क्या होता है। सूत्र एक ऐसा बोल सकते, एक ऐसा फॉर्मूला बोल सकते हो कि जिससे आप अपनी बातों को बहुत कम शब्दों में कह सकते हो। जैसे कि संस्कृत के जो श्लोक है वो भी एक प्रकार के सूत्र है। जैसे आचार्य चरण में सूत्र स्थान दिया गया है, यानी उन्होंने पूरे सूत्र उसमें बताई गई है, ठीक है। सूत्र के माध्यम से यानी कम शब्दों में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की गई है, आप उन कम शब्दों से आप बहुत ज़्यादा अर्थ को निकाल सकते हो, तो उसी प्रकार का होता है संज्ञा सूत्र। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संज्ञाओं का विधान करने वाले सूत्र संज्ञा सूत्र कहते हैं, ठीक है। अधिक विषय को संक्षेप में कहना सूत्र कहलाता है। फिर यहाँ पर संधि सूत्र आ गया, जैसे संधि सूत्र हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल बताया गया है, वृद्धि। अभी संधि जो हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा संधि वाला, उसी के अंदर हम वृद्धि, आर्धे एज, वृद्धि जो संज्ञा होती है, वृद्धि, इसको भी हम पढ़ने वाले। अभी इसकी टेंशन मत लीजिए क्या है क्या नहीं है। संधि वाले चैप्टर में डिटेल में याद रखना। देखो, स्वर संधि और व्यंजन संधि में आपको ऐसा करा दूंगा ना कि आप चाहकर भी नहीं भूल सकते, ठीक है। कोई मैं फेंक नहीं रहा हूँ। अभी इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर संधि स्टार्ट करते हैं, फिर देखना आपको संधि कितनी अच्छी समझ में आएगी, ठीक। क्योंकि जो 2023 का जो पेपर पैटर्न था ना, उसमें बच्चों से संधि वाले क्वेश्चन हिले भी नहीं थे, लेकिन अगर आप मैं जैसे कराऊंगा ना, अगर आप उनसे उन क्वेश्चनों को मिला सकते हो, ठीक। देन उसके बाद हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। अब यहाँ से फिर से संज्ञा, देखो मैंने बहुत बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके बारे में दिया है संज्ञा के बारे में, ठीक है। नॉर्मली इस चैप्टर से देखो MCQ ही आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते, ना ही फर्स्ट चैप्टर से शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है आ नहीं सकते, क्योंकि आ कुछ भी सकता है, निश्चित कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो पैटर्न होता है उसको हम फॉलो करके चलते हैं। आपको ऐसा पढ़ना होता है कि अगर कुछ भी आए तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छे से लिख ही दो कि अच्छे नंबर दे दें। हम संज्ञा की बात कर रहे थे। अब देखो, संज्ञा के अंदर सबसे पहले आती है हमारे पास सहयोग संज्ञा। अब यहाँ पर हमारी संज्ञा आने स्टार्ट हो गई है। पहला होता है सहयोग संज्ञा। अब इसके नाम से जाओ ना, अब देखो हर चीज़ के आप नाम पे पकड़ो, संयोग यानी किसी चीज़ का संयोग हो रहा है, ठीक। अब संयोग किसका हो रहा होगा, भाई वर्णों का ही संयोग हो रहा होगा, ठीक है। आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड का तो यहाँ पर सहयोग हम करा नहीं रहे होंगे, ठीक। शब्दों का या वर्णों का यहाँ भी हम सहयोग करा रहे होंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त संज्ञा की। इसकी हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का नहीं होना संयोग कहलाता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बताइए कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का ना होना, यानी जैसे मान लो ये एक व्यंजन है और ये एक व्यंजन है, इन व्यंजन के बीच में अगर कोई स्वर नहीं है तो इसे हम सहयोग संज्ञा कहेंगे। तो क्या है डेफिनेशन कि जब दो व्यंजनों के बीच किसी स्वर का ना होना ही सहयोग संज्ञा कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया इंद्र। अब इंद्र को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, पहला देखो ये स्वर होता है, स्वर को हम ब्रेक आगे नहीं कर सकते क्योंकि स्वर जो होता है वो अपने आप प्रोनाउंस इंडिपेंडेंटली होता है। अब ये आधा न है तो इस आधे न को हम नीचे हलंत लगा के ऐसे लिख सकते हैं। फिर दे आ रहा है, देन रे आ रहा है, आधे रे को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसी दे का एक ए आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सहयोग संज्ञा मैंने आपको क्या बताया, ये तोड़ना अगर आपको नहीं आता है ना तो आप मेरी फिर से बता रहा हूँ बेसिक वाली चैप्टर फर्स्ट और जो भी मैंने पिछली वाली वीडियो बताई है तो उसमें आप देखिए। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, फिर भी यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ। देखो जैसे इंद्र को हम तोड़ रहे हैं, इंद्र को अगर आप तोड़ रहे हो ना, देखो स्वर को आप आगे नहीं तोड़ सकते हो लेकिन व्यंजन को तोड़ सकते हो। जैसे कि हर एक व्यंजन के अंदर कोई ना कोई स्वर छिपा होता है। जैसे ई क्या है, स्वर है। देखो हमारे जो अच यानी अच जितने भी स्वर होते हैं 9, उनको हम आगे तोड़ नहीं सकते। तो ए ई के अंदर ई क्या एक प्रकार का स्वर होता है। देन इस नए को देखो, आधे नए को आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो हलंत लगा के। ठीक है, और हलंत को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी रिवर्सिबल है। इसको आप ऐसे लिख दोगे, इसको आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अभी से आप नोट कर लीजिए कि जो आधा नय होगा, आधा पै होगा, इसके नीचे हम हलंत लगा के इसको हम पूरा लगा सकते हैं, यानी कि इसको हम पूरा लिख सकते हैं लेकिन इसको हम नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। अब ये हलंत क्या होता है, ये सब चीज़ क्या होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बार बार। ये पॉसिबल नहीं होती कि मैं आपको फिर से इन चीज़ों को समझाऊँ, क्योंकि इन चीज़ों को समझाने बैठूंगा तो पता लग रहा है कि एक ही लेक्चर 4-5 घंटे का हो गया है। ठीक है, क्योंकि हर ये संस्कृत में होता है क्या, यही तो होता है कि हर एक चीज़ जुड़ती है आपस में। ठीक है, और आप क्या करते हो कि कहीं भी कोई चैप्टर स्टार्ट कर देते हो कि अब मुझे ये समझना है। ठीक, बहुत से लोग तो इतने महान होते हैं कि इससे पिछले वाले लेक्चर नहीं लिया होगा, इसका संधि वाला, उसने बोला अरे नोट से पढ़ लेंगे। अरे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया है, आपकी चीज़ों को तोड़ना कैसे है, चीज़ों को किस तरह से संज्ञा सूत्र को हमने तोड़ के यहाँ पर इनकी डेफिनेशन बनी है। जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है देखो मैं करता हूँ। मैं कोई संस्कृत का तो विद्वान नहीं हूँ, आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर तोड़ने की, तो अब हम बात करते हैं फिर दे को लिख सकते हैं आप। ठीक, अब दे को आप लिख दोगे और नीचे इस आर को लिख दोगे। आर को आधा आर है, तो अब बताओ इस आधे को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इस दे का भी इसको हम तोड़ते हैं, इस व्यंजन को हम तोड़ते हैं, इसका एक ए भी आता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो सहयोग संज्ञा क्या कहलाती है। सहयोग संज्ञा ये कहलाती है कि जब भी दो व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का ना होना। अगर मैं कहूँ इनमें कौन से व्यंजन है तो क्या ये व्यंजन है, ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर आएगा। ठीक है, आई उण रिलिक एउड और एउचे। ठीक है, तो इसके अंदर अच के अंदर जितने आते हैं वो स्वर आते हैं। ठीक है, तो ई भी क्या एक प्रकार का स्वर है, क्या ये स्वर है, नहीं है, ये भी स्वर नहीं है, ये भी स्वर नहीं है, यानी इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर क्या होती है, सहयोग संज्ञा कहलाती है। सहयोग संज्ञा क्या होती है कि जब भी दो व्यंजनों के बीच किसी स्वर का ना होना, इस काल सहयोग संज्ञा। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जैसे अन्य। चलो अन्य को तोड़ना सिखाता हूँ। देखो अन्य स्वर को तो हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब आदि नय को हम इस तरह से लगा सकते हैं, इसके हलंत लगा के, और यह को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके नीचे हलंत लगा के, और इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें एक ए और जोड़ देंगे। तो डेफिनेशन क्या आती, दो व्यंजन के बीच किसी स्वर का ना होना। क्या यहाँ पर दो व्यंजन आपको दिख रहे हैं, देखो क्या दो व्यंजन दिख रहे हैं, ए दिख रहा है, न दिख रहा है, यह दिख रहा है, तो ये क्या है, स्वर है, तो इसका नहीं होगा। ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये स्वर है, यानी ये दो हमें ऐसे वर्ण दिख रहे हैं जिनके बीच में हमारा सहयोग संज्ञा हो जाएगी। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि दो व्यंजनों के बीच में जब किसी स्वर का ना होना, इस काल संज्ञा। तो इसी प्रकार से आप लक्ष्मी का ट्राई करना और देखना किस वर्ण के अंदर यहाँ पर सहयोग संज्ञा हो रही है और किसके अंदर नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इसके देखो सूत्र तो रह ही गया। देखो सूत्र आपको याद कर लेने, क्योंकि सूत्र क्यों याद कर लेने, क्योंकि इस चैप्टर से प्रोबेबिलिटी होती है कि मोस्टली 4-5 MCQ आपसे बन सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर का दिया गया है तो 5 नंबर का एक MCQ भी आ सकते हैं और 5 नंबर का यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे, इस सूत्र को कैसे याद करोगे। देखो यहाँ पर हल, हल वन किसके लिए आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। देखो अच होता है और हल होता है। अच के अंदर जितने स्वर होते हैं, अच को हम क्या कहते हैं, 9 स्वर आ जाते हैं, और जो 33 व्यंजन होते हैं वो हल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हलो अंतरा यानी व्यंजनों के बीच में, तो ये क्या बताया गया है कि व्यंजन का अंतरा, अंत मतलब व्यंजनों के बीच में कह रहा है कि डिफरेंस, एक तरीके से इनके बीच में सहयोग। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का ना होना, मतलब अंतर मतलब इनके बीच में हो गया ना एक तरीके से, मतलब व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का ना होना, इसका सहयोग संज्ञा।
तो इसका सूत्र है, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि हलो अंतरा सहयोग का, किसका सूत्र है, सहयोग संज्ञा का या स्वर्ण का, ह्रस्व दीर्घ का, इस संज्ञा का, लोप का, या फिर आपसे संधि का, कुछ भी आपसे एमसीक्यू में दे सकता है। ठीक है, अब देखो हमारी दूसरी जो संज्ञा होती है वो होती है संहिता संज्ञा। अभी संहिता आपकी चरक संहिता, देखो आप ऐसा कर सकते, चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई, तो वो भी क्या करती है, आपको एक तरीके से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जोड़ने का कार्य करती है। और ये संहिता संज्ञा भी क्या करती है, आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि अभी संहिता संज्ञा को एक और होता है, इसका पर्यायवाची एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं संधि। ठीक है, संहिता संधि कह दो या संधि कह दो, बात एक ही है। ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो उस संहिता संज्ञा का दूसरा पर्याय होता है वो होता है संधि। और संधि का मतलब होता है जोड़ना। इसके सूत्र को भी हम देखेंगे। पहले हम देखो, सूत्र को देखने से पहले आप हिंदी समझा करो। अगर आपको हिंदी समझ में आ रही तो आपको सूत्र भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आप डायरेक्टली सूत्र पे जाओगे, क्योंकि आपको हिंदी पता नहीं है, तो आप इसका क्या तोड़ोगे क्या नहीं तोड़ोगे, ठीक है, वो मुझे नहीं पता। तो इसलिए पहले आप थोड़ा हिंदी पढ़ा करो। हिंदी समझ में आती है तो समझा करो सूत्र को, क्योंकि सूत्र थोड़े से टिपिकल होते हैं समझने में। और हम विद्वान तो है नहीं कि डायरेक्टली सूत्र को देख के समझ जाएंगे और हिंदी पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संहिता और संधि शब्द पर्याय, वही है जो संहिता हो गया, संहिता का और नहीं होगा यहाँ पर। संहिता का जो संधि होता है, संधि जो शब्द होता है उसका पर्यायवाची होता है। जिन दो वर्णों में संधि कार्य होता है उन्हें संहिता संज्ञा कहा गया है। यानी कि जिन दो वर्णों में संधि कार्य होता है, संधि मतलब जोड़ने का कार्य होता है। ठीक है, संधि का मतलब आपको जोड़ना समझना है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, संधि यहाँ पर आपको जोड़ना समझना है। ठीक है, अब आप किसको जोड़ रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक, तो संधि यहाँ पर जोड़ने का कार्य होता है। जैसे बताया गया कि जिन दो वर्णों में संधि कार्य होता है उन्हें संहिता संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पूर्व मतलब पहले वाले, और पर बाद वाले मतलब पूर्व और पर का मतलब होता है बाद वाले। पूर्व को जोड़ रहे हो, पर को जोड़ रहे हो। हिंदी में बोलूँ, ऐसे तो हिंदी में बोल रहा हूँ। पहले बोलूँ मतलब पहले वाला और बाद वाला वर्णों का अत्यंत समीपता को ही संहिता संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो, यानी कह रहा है कि जो पहला शब्द है और ये जो अंतिम शब्द है, जो दूसरा शब्द है, इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इस दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनको आप जोड़ोगे। अब जोड़ोगे, आप डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते ए प्लस ई, नहीं, आप क्या करोगे, इनका संधि विच्छेद करोगे। इस रे को तोड़ सकते हो आप। ठीक है, इस रे को आप जब तोड़ोगे तो इसके अंदर जो स्वर छुपा होगा उसको बाहर लिखोगे और इसके नीचे हलंत लगाओगे। देन में देखो जोड़ आप कब सकते हो, जब आप एक प्योर स्वर बना लो, एक प्योर संधि बना लो, सॉरी प्योर व्यंजन बना लो। तो ये रे प्योर व्यंजन नहीं था, इसके अंदर स्वर छुपा हुआ था, वो आपने तोड़ा। मैं के अंदर भी एक व्यंजन छुपा हुआ था, सॉरी स्वर छुपा हुआ, तो वो भी तोड़ा। देखो एक आ यहाँ पर पहले ही था और इस मैं के अंदर एक और हमारा स्वर छुपा हुआ था, तो ये ए और ए मिलकर क्या बन गया, हमारा धिगरा बन गया। देखो हंस वासी क्या हो गया, धिगरा हो गया। और ई तो यहाँ पर रहेगा ही, इसको तोड़ोगे तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से हो जाएगा। और बड़ा आ यानी धिगर आ और बड़ी ई यहाँ पर मिलकर क्या बन जाएगा, हमारे ए बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएगी, ए बन जाएगा। अब ये कैसे आएंगे, ये भी संधि वाली चीज़ है। ठीक है, अभी आप इसलिए समझ लो कि मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद हो जाए। यकीन मानिए सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आता आसानी से, लगता बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ संधि वाला पूरा ही जोड़ रखा है। ठीक है, बार बार मैंने कई बार कहा होगा संधि में पढ़ेंगे, संधि में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी इन चीज़ों को समझना जरूरी है। ठीक, इससे अगला चैप्टर हम संधि ही लेने वाले हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बताया हो कि अगर दीर्घ और बड़ी को हम जोड़े तो ए बनता है। ठीक, तो हम ये क्या बन जाएगा, रमेश बन जाएगा, यानी आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो रमेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई पहला शब्द था उसका अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे रेल का डिब्बा होता है ना, रेल के डिब्बे होते हैं कि एक इधर से रेल का डिब्बा आ गया, जैसे मान लो ये रेल का डिब्बा है, ये इधर से जुड़ गया, और ये मान लो रेल का डिब्बा है तो ये इधर से जुड़ गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर भी हम संधि के अंदर कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देख रहे हो, जगदीश। अब जगदीश तो जगत प्लस ईस, तो जगत प्लस ईस को कैसे तोड़ोगे, जय को आप देखो जय के नीचे हलंत लगाओगे और इसके नीचे से इसके अंदर से स्वर निकालोगे। अब गय के अंदर से हलंत लगाओगे, इसके अंदर से स्वर निकालोगे। अब तय के अंदर, तय तो पहले से ही हमारा हलंत है तो इसके अंदर तो कोई स्वर होगा नहीं, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। ई हमारा स्वर है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पर से लगा दोगे, से के नीचे हलंत लगाओगे और इसके नीचे से स्वर लगाओगे। अब हम क्या रहे हैं, संहिता संज्ञा। अब संहिता संज्ञा के अंदर क्या करेंगे, तय प्लस ई को जोड़ देंगे और तय प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, दे बनता है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास जगदीश बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे कि जगदीश में क्या हमारा संहिता संज्ञा हो रही है नहीं हो रही है, तो आप बता सकते हो। इसके अंदर आप बता सकते हो कि क्या मुझे, जो मैंने आपको पहली वाली पढ़ाई ना संयोग संज्ञा,
क्या इसके अंदर कहीं आपको संयोग संज्ञा दिख रही है? बताओ भाई। अभी तो मैंने आपको संयोग संज्ञा पढ़ाई, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप देख के बता सकते हो कि संयोग संज्ञा हो रही है नहीं हो रही। तो संयोग संज्ञा का क्या फॉर्मूला था? संयोग संज्ञा का ये था कि दो व्यंजनों के बीच स्वर का ना आना। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि दो प्रेमी जोड़ा है, उन प्रेमी जोड़ाओं के बीच के उनके भाई का ना आना। ठीक है, जैसे लड़की का भाई आ जाता है ना, एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है, तो इस तरह से आप समझता है कि लड़का लड़की प्यार करते तो उनके बीच में उसके भाई का ना आना। उसी तरह से दो व्यंजनों के बीच में स्वर का ना आना, जैसे कि जे प्लस ए, तो यहाँ पर क्या एक स्वर आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। ये व्यंजन है, ये स्वर है तो भी नहीं होगा। ये व्यंजन है, ये स्वर है तो भी नहीं होगा। ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये भी नहीं होगा। इसमें तो नहीं होगा। क्या इसमें हो रहा है कोई? देखो इसमें हो रहा है क्या कहीं? व्यंजन स्वर स्वर, फिर इसमें भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो इसके अंदर हमारा संयोग संज्ञा तो नहीं है, लेकिन दो के अंतिम वर्ण यहाँ पर जुड़ रहे तो आप कह सकते हैं संहिता संज्ञा जरूर है। तो इस तरह चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, और आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपको ऐसा नहीं सोच लेना है कि पहले चैप्टर के अंदर ही मुझे सब कुछ बता दें, सर जितने कॉन्सेप्ट है सब मुझे अभी बता दीजिए। ठीक, ऐसा नहीं होता। फिर हम अब बात करते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की। ठीक है, तो अरे इसका सूत्र तो रह गया। देखो सूत्र रह गया तो सूत्र को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एमसीक्यू में सूत्र पूछा जा सकता है कि पर सन्निकृत संहिता। पर सन्निकृत संहिता, पर का मैंने क्या बतलाया कि बाद वाला, यानी जो बाद वाला है और पहले वाला, उनको अगर आप सन्निकृत कर दोगे, सन्निकृत का मतलब होता है कि आपस में इनका मिलन कर दोगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संहिता संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखो कितना आराम से आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत संज्ञा के, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सूत्र देखेंगे उससे पहले हम दो चीज़ देख लेते हैं इसमें, कि इसमें क्या होता है कि मात्रा का फर्क होता है स्वर का उच्चारण काल का। जो ये ह्रस्व संज्ञा होती है, ह्रस्व संज्ञा इसमें क्या एक मात्रिक होता है। जैसे एक मात्रिक ए हो गया, ए ई औ री, इसमें एक मात्रा होती है और इनको उच्चारण करने में यहाँ पर कम समय लगता होता है, वो होता है ह्रस्व संज्ञा। दीर्घ में क्या होती है? दो मात्रा होती है, इनको समय बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। एंड त्रिमात्रिक प्लुत में त्रिमात्रिक होता है, इनको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, जैसे दूर से बुलाए जाने पर ये प्रयोग होते हैं। ठीक, अब इन तीनों के, ह्रस्व के, दीर्घ के, प्लुत के, इन तीनों के तीन तीन पार्ट होते हैं। अब इसको मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि तीनों के तीन तीन पार्ट होते हैं। उदांत, अनुदांत, स्वरित। उदांत क्या होता है? जो कंठ के ऊपरली भाग से बोले जाते हैं। अनुदांत क्या होते हैं? जो कंठ के नीचे भाग से बोले जाते हैं। स्वरित क्या होते हैं? जो इन दोनों के मध्य से, यानी कि कंठ के मध्य भाग से बोले जाते हैं, इसको स्वरित कहते हैं। अब ये आगे दो प्रकार का होता है, ये भी अननुनासिका, अनुनासिका, अननुनासिका, नासिका, अनुनासिका, अनुनासिका। ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं अनुनासिका नासिका क्या होते हैं, इससे अगला ही टॉपिक है। अब यहाँ पर देखो, अभी सूत्र क्या है कि उ कालो, देखो उ कालो जग्या स्वर दीर्घ प्लुत, स्वर दीर्घ एंड प्लुत, यानी वो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? आकार की बात कर रहा है कि उकार मतलब कह रहा है कितना समय लग रहा है, काल मतलब कितना समय लग रहा है कि इनको उच्चारण करने में। ह्रस्व को कितना लग रहा है, दीर्घ को कितना लग रहा है, प्लुत को कितना लग रहा है। ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा याद भी ना हो, पर आप क्या करोगे? एमसीक्यू में देख कर पहचान सकते हो। अच्छा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, काल पूछ रहा है, मतलब इन तीनों में कितना काल लग रहा होगा। ठीक है, इन तीनों में कह रहा है कितना काल लग रहा होगा, इससे आप यहाँ पर पहचान सकते हो। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं अनुनासिका संज्ञा के बारे में। अनुनासिका संज्ञा, अब इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र को भी समझेंगे, इससे पहले हम हिंदी समझते हैं। अनुनासिका, ठीक है, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण, इन अक्षरों को अनुनासिका कहते हैं। देखो इन दोनों के साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे जीवन साथी का साथ इंपॉर्टेंट होता है, आपके दोस्तों का साथ इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार के ऐसे नहीं कि मुख से या बोले या नासिका से बोले, नहीं, दोनों का साथ में बोलता है। ठीक है, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित, जैसे कि अगर आप डे बोलो डे, ने बोलो ने, तो ने को आपको ऐसा लगेगा कि नाक में से एक ध्वनि आ रही है, मुंह में से तो आप बोल रही हो, नाक में से एक ध्वनि आ रही है। ठीक है, ने मैं बोल के देखो, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साथ इंपॉर्टेंट है, यानी मुख और नासिका एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण, ठीक है, या अक्षरों को अनुनासिका संज्ञा कहते हैं। ठीक, जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि उदाहरण ए आई ओ, देखो जिनके ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है, इनको आप डायरेक्ट पहचान सकते हो, अनुनासिका संज्ञा। ठीक है, देखो होता क्या है कि अभी तो आपको ये चीज़ें सिंपल लग रही होंगी, सर कितना सिंपल है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो अगर जब क्वेश्चन आता है ना, कि बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जब क्वेश्चन आता है तो इनको छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे आप करते क्या हो, पूरी साल पढ़ते हो,
ठीक है, फिर बाद में आपको पता ही नहीं लगता कि अब ये सारा पढ़ना है, कौन सा इसमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। आपने मोटे मोटे नोट्स बनाए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, रेफरेंस बुक पढ़ ली, लास्ट में आप सोच रहे हो कि यार अब क्या पढ़ूँ, मतलब भाई काम टाइम है, पढ़ना आपको सारा है, उतना आपको नहीं पढ़ सकते, आप छाट नहीं पाए चीज़ों को, तो क्या हो गया, नंबर कम हो गए, शायद आपकी बैक भी आ सकती है। तो छाटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि अगर आप किसी के ऊपर चंद्रबिंदी लगी है तो आप डायरेक्ट पहचान लोगे कि अनुनासिक है। अरे मैंने कौन सा टॉपिक कहाँ घुसा दिया, मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था कि आप जब धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ोगे ना तो बहुत सारी संज्ञा हो जाएंगी, करीब करीब 18 संज्ञा हो जाएंगी, 16 से 18 संज्ञा हो जाएंगी। तो आपको उनको कैसे पहचानो, कौन सी संज्ञा कौन सी, वो प्रैक्टिस से आप पहचानो। ठीक है, आप कोई सी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, तो अगर आपको नहीं होते तो आप उसको भेजना, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है। ठीक, तो हम बता रहे थे कि अनुनासिक संज्ञा को हम अनुनासिक संज्ञा कैसे पहचान सकते हैं, जिनके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है उनको हम अनुनासिका समझ सकते हैं। देन उसके बाद कैसे, देखो इसको अभी हम बता देते हैं। जैसे मुख और नासिका मैंने बताई ना कि मुख और नासिका, भाई मान लो कि ये हमारा मुख है, ठीक है, और ये नासिका है। कुछ इस तरह से तो होता है कि ये लिप्स हो गए और इसके ऊपर ये ऐसे नासिका हो गई। कुछ मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो अभी चंद्रबिंदी भी क्या शो कर रही है, ये मुख शो कर रही है, अब ये नासिका शो कर रही है, यानी मुख और नाक, मुख और नाक। इस तरह से आप समझ सकते हो अनुनासिका। ठीक, अगर आपको अच्छी लग रही है जैसे मैं समझा रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आप जितना अच्छा कमेंट करते हो तो उतनी मैं मेहनत करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो कंटेंट डिलीवर हो वो बहुत अच्छे से हो सके। देखो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो मैं अच्छे से वीडियो बना पा रहा हूँ। मेरे पास यकीन मानिए बहुत कम टाइम है। ठीक है, मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्लिनिकल बहुत सारे क्लिनिक ज्वाइन करूँ। ठीक है, मैंने पहले करा था और अब भी सोचता हूँ कि फिर से टाइम मिल जाए तो ज्वाइन करूँ, क्योंकि मुझे अपना भी रहना है, आपका भी रहता है। ठीक है, बहुत एडिटिंग भी करनी रहती है, ये समझ लो कि बहुत कम टाइम रहता है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं टाइम निकालता हूँ। ठीक, और इस आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, और अपने एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, इतना तो आपका यार बनता है। ठीक, मैं भी डिजर्व करता हूँ इतना। और फिर आगे एग्जांपल दी गई है कि डे ये नेम है। देखो यमडमनम आपने पढ़ा था, जब आपने माहेश्वरी सूत्र पढ़ा था ना, अयुन रिलीग एओज एओड एयरवटलन यमडनम, तो इसमें यह नहीं आ रहा, यह को छोड़ के और सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे ही किससे होते हैं, अनुनासिक मुख अनासिका दोनों से बोले जाते हैं। ठीक, तो व्यंजन वन होने पर अब ये आपको ये तो पता होगा ये व्यंजन वन है। ठीक है, ये आप यार एक बार क्लियर कर लो कि कौन स्वर है कौन व्यंजन है, क्योंकि बहुत लोग अभी तक डाउट में रहते हैं कौन स्वर कौन व्यंजन, क्या ये स्वर थे क्या ये व्यंजन थे। मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप पिछला भूले नहीं, क्योंकि करते क्या हो तुम सोचते हो कि एक ही दिन में सारा खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपको पहला लेक्चर समझ में आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पाँचवा आया, छठे सातवें लेक्चर आते आते यार ये ऐसा कहाँ पढ़ाया था। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी यहाँ पर पढ़ाया था, आप कह रहे कहाँ था, शायद ऐसा कुछ होगा। आपने दिमाग ही नहीं लगाया, कॉन्सेप्ट ही नहीं बना, और आपने बस वीडियो जल्दी जल्दी चक्कर में 2x2 में 1.5 में लगा लगा के कवर करने की कोशिश की और वो स्किप हो गया। ठीक है, तो इसलिए बताता हूँ संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, आराम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। अगर 1 घंटे की वीडियो है तो आध घंटा करके पढ़िए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी आपके एग्जाम नहीं आ रहे। जो बच्चे अभी से देख रहे हैं यकीन मानिए उनको एक बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ से पढ़ेंगे, अपने टीचरों से पढ़ेंगे। देखो टीचर मान लो कुछ अच्छे नहीं पढ़ाते, वैसे तो बहुत सब टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, वो आप लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हो तभी तो आप यहाँ पर आते हो। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट अलग ही बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट आप एक बार पढ़ते हो तो एक बार ही समझ में आ जाता है। ठीक है, मैंने भी पढ़ा था, मुझे तो मैं ये मान लो कि संस्कृत मैंने अपने जब पेपरों के टाइम पे 2 से 3 महीने के अंदर पढ़ी थी, उतना भी ज़्यादा ही बता दी, सच बताओ तो 10-15 दिन के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, बस पढ़ाई ऐसा था कि बस पास हो जाऊँ, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ नहीं बन पाए। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। ठीक, अगर मैं आपको अपनी किताब दिखाऊँ ना, देखो ये मेरी किताब इस प्रकार से कुछ हो रही है। ठीक है, इतनी घुचड़ पुचड़ सब ऐसे नहीं है, मैंने पहले पढ़े थे ये सब, अभी आपके लोगों के लिए पढ़े मैंने ये। ठीक है, तो चलो आगे बताते हैं। अनुनासिका वर्ण कहते हैं, जो अनुनासिका नहीं है, देखो जो अनुनासिका नहीं है वो क्या हो जाएगा, अननुनासिका। और अनुनासिका एक और नाम होता है, वो होता है निर्नुनासिका, निर्नुनासिका कहलाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पदम संज्ञा के अंदर, पद संज्ञा के अंदर। देखो चलो इसको अभी हम इसका सूत्र रह जाता है, देखो सूत्र बार बार रह जाता है, तो सूत्र को देखो एक बार कि अनुनासिका संज्ञा का सूत्र क्या होता है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, यानी जो वचन मुख और नासिका से दोनों के साथ से बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिका संज्ञा कहते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, वो फिर देखते हैं हम 5वीं संज्ञा के बारे में। 4 संज्ञा कंप्लीट हो चुकी है। पदम संज्ञा, देखो ये एक ऐसी संज्ञा है शायद ही आपको क्लियर हो पाए। ठीक है, आपने अगर अपने टीचरों से पढ़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप अपने टीचरों से पढ़ लो या फिर आप कहीं यूट्यूब पे देख लो, ये क्लियर ही नहीं होकर देती पदम संख्या। ये पदम संख्या है क्या, देखो पद
अब ये मुझे पूछना सर पद क्या है, क्योंकि मैं बेसिक में बता चुका हूँ, अक्षर अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, सब शब्द मिलकर पद बनाते हैं, पद मिलकर वाक्य बनाते हैं। ठीक, एक पद की बात की जा रही है यहाँ पर कि सूत्र, पहले यहाँ पर सूत्र बताया गया है, सूत्र को बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पर बताया गया सुबंत और त्रिदंत को पद संज्ञा कहते हैं। पहले तो आपको पद की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि सुबंत और त्रिदंत मिलकर क्या बनाते हैं, पद कहते। सुबंत और त्रिदंत को क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। मतलब जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने समझाया था अभी आपको, तो मैंने आपको समझाया था प्रत्यय समझाया था। अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तृण प्रत्यय, सुप्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, त्रित प्रत्यय। ठीक है, अब तो इन 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो अब है क्या, जैसे मान लो कोई शब्द है, इस शब्द के साथ यदि इस शब्द के साथ आपका यहाँ पर सुप प्रत्यय लग जाता है। देख सुप क्या एक प्रकार के प्रत्यय, याद रखना, सुप क्या एक प्रकार के 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक, इन 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, 2 शब्द के साथ जुड़ते हैं, 2 धातु के साथ जुड़ते हैं, और 3 जो प्रत्यय होते हैं वो हमारा सूप के साथ जुड़ते हैं। देखो यहाँ पर देख लो, ये 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत, तृण, सूप, स्त्रियां, तजित। ये जो 2 होते हैं कृत और तृण वो धातु रूप के साथ जुड़ते हैं, और जो कि 3 होते हैं वो हमारे शब्द रूप के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अब ये शब्द क्या होता है, देखो अब उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 7 को एक बार ध्यान देना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 है जो कि आपका शब्द रूप है। एक बार इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो शब्द रूप है ना, आप पढ़ोगे रामा रामम रामेन रामन्य रमात रामस्य रामे रामा। ठीक है, तो ये होते हैं शब्द रूप। अगर इन शब्द रूप के साथ आपका सुप प्रत्यय लग जाता है और धातु के साथ तिड़ प्रत्यय लग जाता है, तब जाके एक शब्द बनता है। पहले तो ये बताया कि पद होता क्या गया, सुबंत और त्रिदंत आपस में मिलते हैं तो पद संख्या बनती है। अभी सुबंत त्रिदंत क्या है कि जब आप शब्द के साथ, जैसे राम हो गया, जैसे मान लो हरि हो गया, तो हरि के साथ जब आप सुप प्रत्यय लगा दोगे, और अच्छे से कब समझ में आएगा, जब आपको प्रत्यय पता होगा, जब आपको शब्द पता होगा। अभी मैं आपको कोशिश कर सकता हूँ, इस वीडियो के अंदर 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो अभी आप समझिए जब कोई शब्द हो गया, जैसे मान लो हरि एक शब्द हो गया, इसके अंदर सुप प्रत्यय लगा दिया। अभी सुप प्रत्यय आप मान लो बस लगा दिया, होता क्या है नहीं, इस प्रत्यय वाले चैप्टर में देख लेंगे अच्छे से। ठीक, सुप प्रत्यय लगा दिया, तो सुप प्रत्यय लगा दिया, और धातु के साथ, धातु यानी जो क्रिया होती है उसके साथ तिड़ प्रत्यय लगा दिया। जैसे कि धातु क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। जैसे राम खेलता है, तो राम खेलता है, राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता, तो पठ क्या है, क्रिया है, मतलब पढ़ना क्रिया है। ठीक है, अब पठती आ जाएगी, तो इसमें क्रिया का फॉर्म जैसे बोलते हैं सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ तो नहीं होती, बोलते हैं ना सेकंड, बिंग, बिंगड, बिंग, इस तरह से। तो यहाँ पर भी बताई गई क्रिया, जैसे क्रिया को हम पठ से क्या होगा, पठती हो गई। ठीक है, इस तरह समझना चाहिए। हरि का क्या होगा, हरि विसर्ग हो गया। ठीक है, तो शब्द में क्या है, सुप प्रत्यय लगाने से हरि विसर्ग हो गया, और जब क्रिया के अंदर धातु पठ के अंदर जब तिड़ लगा तो पठ से पठती हो गया। यानी ये दोनों ही मिलकर कह रहे हैं कि एक पद को कंप्लीट करने वाले होते हैं, तो यहाँ पर इसको बोला गया पद संज्ञा। अब सुबंत जो होता है वो नाम भी हो सकता है, किसी का सर्वनाम भी हो सकता है। जैसे राम गाना गाता है, तो राम क्या हो जाएगा, वो नाम वो भी कर सकता है, या वह गाना गाता है सर्वनाम भी हो सकता है। विशेषण मतलब उसकी विशेषता के बारे में बात हो सकता है। अव्यय भी हो सकता है, अव्यय मतलब जो कभी ना बदले, उसको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय भी हम डिटेल में देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अव्यय के नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है, एंड त्रिदंत क्या होती है, क्रियापद होती है। ठीक है, तो धातु जब आप धातु के साथ जब तिड़ प्रत्यय लगता है तो त्रिदंत बनता है। तो इस तरह से आपको पदम संख्या यहाँ पर बनती है। अब देखो जितना मैं समझा सकता था इतना मैंने आपको समझा है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, आप अब भी मुझसे कोई डाउट पूछोगे तो मैं इसको इतना और ज़्यादा अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकता। आप थोड़ा वेट कीजिए, चैप्टरों को आने दीजिए। ठीक है, जब चैप्टर आएंगे, वहाँ के कॉन्सेप्ट बनेंगे, तब आप यहाँ पर आओगे तो इन चीज़ों को समझोगे। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो शब्द होंगे वो क्या, राम, रामो, रामा, ये शब्द है। इसके साथ जब सुबंत लगता है, शुभ लगता है, तो राम का रामो बन जाएगा, रामा बन जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लो भवती हो गई, मतलब इस भव का मतलब होता है होना। ठीक है, भवती बन जाएगा, भवत बन जाएगा, भवंती बन जाएगा। वो कब बनेगा, जब इसके साथ देखो, जब कह रहे हैं कि धातु के साथ तिड़ प्रत्यय लगेगा, शब्द के साथ जब सुप प्रत्यय लगता है तो क्या क्या बन जाता है कि राम, रामो, रामा, इस तरह से। संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उस वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब संस्कृत भाषा में पद संज्ञा जिसकी होती है उसका यह वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे, धातु संज्ञा के बारे में। अब यहाँ पर आप वो वाली धातु मत समझ लेना कि रस धातु, रक्त धातु, सप्त धातु हो गई। ठीक, वो वाली धातु नहीं है। यहाँ पर धातु का मतलब होता है क्रिया से। ठीक है, तो इसका सूत्र को देखने से पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो अब फिर से एक बार सूत्र हम भूल गए, पद संज्ञा का फिर से हम सूत्र भूल गए। तो इसका सूत्र क्या बोला कि सुप्त त्रिदंत पदम, मतलब सुप्त और त्रिदंत मिलकर क्या बनाते हैं, आपका पद बनाते हैं। सिंपल तो था। सूत्र क्या है, सुप्त त्रिदंत पदम, यानी सुप्त और त्रिदंत मिलकर ही हमारे एक पद बनाते हैं। ये इसके यहाँ पर डेफिनेशन हो गई। तो उसके बाद हम देखते हैं
धातु संज्ञा। अब धातु मैंने बताई कि आपको वो वाली धातु नहीं समझनी है। धातु यहाँ पर क्रिया की बात करी जा रही है, तो क्रिया का बोध कराने वाली भू आदि को धातु को संज्ञा कहते हैं, मतलब जो क्रिया का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि रोहन गाना गाता है, गाना गा रहा है, वो क्रिया का बोध करा रहा है। रोहन पढ़ता है, वो बोध करा रहा है। सात्विक सात्विक भजन गाता है, सात्विक खाना खाता है, तो वो उस क्रिया का बोध करा रहा है कि कोई चीज़ हो रही है, होने का बोध हो रहा है। जैसे मैं बोल देता कि भू का अर्थ यहाँ पर होने का ना होता, भू का अर्थ होता है कि पृथ्वी। अगर कोई भू का मतलब पृथ्वी होता तो वो क्रिया का बोध नहीं करा पा रहा है, लेकिन यहाँ पर भू का मतलब होता है होना। होना क्या होता है? क्रिया होती है, कि क्रिया के होने का भाव है, कि क्रिया हो रही है। ठीक है, धातु या महासंज्ञा है। महासंज्ञा अन्य व्यर्थक हुआ करती है, अर्थात अर्थ विशेष को धारण करती हुई तदनुसार होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर सन कियम कामिचम कैडी, देखो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके प्रत्यय जिनके अंत में उस समुदाय को संज्ञा धातु कहते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही काम का था आपका, बस इन नोट्स को पूरे करने के लिए फॉर्मेलिटी मैंने की है यहाँ पर। उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा। ठीक है, अब उपसर्ग की बात करते हैं। देखो उपसर्ग बोल दो, गति संज्ञा बोल दो, पहले उपसर्ग संज्ञा देखते हैं। उपसर्ग संज्ञा, देखो उपसर्ग क्या होते हैं? वो होते प्रीफिक्स। प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं। आप लिख लो, उपसर्ग क्या होते हैं? वो होते हैं प्रीफिक्स, जो धातु के आगे लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्स, जो धातु के बाद में लगते हैं। ठीक है, आपने जब आपने आईपीएससी नेम भी करे होंगे तो वहाँ पर भी तो देखे होंगे भाई प्रीफिक्स कौन पहले लगता है, कौन बाद में लगता है। तो उसी प्रकार से जैसे पर हो गया, पर आदि अव्यय। ठीक है, पर आदि अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जो कभी ना बदले। ठीक है, जिनका जो कभी ना बदले वो क्या होते हैं? पर। अव्यय वाले चैप्टर में डिटेल में देखते हैं इसको। पर आदि अव्यय शब्दों की क्रिया का साक्षात योग होने पर उपसर्ग और गति संज्ञा दोनों होती है। ठीक है, मतलब जब कह रहे हैं कि किसी क्रिया के अंदर, जब किसी धातु क्रिया के आगे जब पर या आदि उपसर्ग लग जाते हैं, तब जाके यहाँ पर इसको हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग संज्ञा दी जाती है। मतलब जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे पर हो गया। ठीक है, अगर पर हम यास के आगे लगा दे, जैसे यास है, अगर पर इसके आगे तो क्या बन जाएगा? प्रयास बन जाएगा। जैसे अगर मैं बोल देता हूँ पर किसी कार के अंदर लगा देता हूँ तो प्रकार बन जाएगा। यानी कि जब वो किसी क्रिया के अंदर या किसी शब्द के अंदर आगे लग जाता है तो वो क्या कर देता है? उसके अर्थ को चेंज कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके सूत्र के बारे में। जो सूत्र है, उपसर्ग है क्रिया योग है गतिस्य। मतलब उपसर्ग है क्रिया योग है, मतलब जो क्रिया का योग है, मतलब क्रिया के साथ जुड़ जाता है। मतलब योग का मतलब होता है जुड़ना। किसके साथ जुड़ रहा है? जब उपसर्ग किसी क्रिया के साथ जुड़ जाता है तो उसकी गति में कह रहे परिवर्तन कर देता है। ठीक है, गति मतलब उसके अर्थ को चेंज कर देता है एक प्रकार से, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं गुण संज्ञा के बारे में। देखो गुण संज्ञा क्या बताई गई? सूत्र आदेड़ प्लस गुण। इस सूत्र को बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि चलो इस सूत्र को ये पहले यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, एक सूत्र को। अगर सूत्र की हम बात करते हैं गुण की संज्ञा के बारे में, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखो आदेड़ अगर हम दो से बना होगा, अत प्लस इसको हम यहाँ पर तोड़ते हैं, ये दो से बनता है अत प्लस एड। तो अत यहाँ पर ये हस्व आ बताता है कि इसके अंदर हस्व आ है, और एड के अंदर इसका अगर हम प्रत्याय लिखेंगे भाई अण आई उण रिलिक एओच और एओड एओच एओच। ठीक है, तो ये ए आ रहा है, चे आ रहा है, और इसका क्या हो जाता है? हमारा इत संज्ञक हो जाता है, ये गायब हो जाता है। तो ए आता है और औ आता है। तो ये तीन वर्ण आते हैं, ये तीन वर्ण आते हैं जो कि गुण संज्ञा के अंदर आते हैं। देखो हस्व आकार यानी छोटा आ, और एड यानी ए औ ओ, ये इसका यहाँ पर आ गया। एंड वर्ण गुण संज्ञक वर्ण है। ठीक है, जो ये तीन वर्ण होते हैं वो गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। गुण पद में केवल ए ओ ये तीन ही ग्रहण किए गए। याद रखना गुण संज्ञा के अंदर कौन कौन से तीन वर्ण है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ए ओ। ठीक है, इस सूत्र से आप तोड़ सकते हो आदेड़ गुण। अगर गुण संज्ञा का आपको ये याद होगा तो इससे आप तोड़ के आप याद रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा रमा प्लस ईस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा हो रही है, तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आ प्लस ई। तो आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। तो ये ए बना, एक इसके अंदर इस वाला बन गया, यानी गुण इसके अंदर कौन सी संज्ञा हुई है? गुण संज्ञा हुई है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं वृद्धि संज्ञा की। ठीक है, अब वृद्धि संज्ञा के हम सूत्र ही देख लेते हैं, वृद्धि आदेश। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? वृद्धि आएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से जो वन टूटेगा वो होगा आत प्लस ये आ जाएगा एच, तो आद प्लस एच हो जाएगा। ठीक, आद प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर।
तो अब देखते हैं ये आ गया, मतलब दीर्घ आ गया इसके अंदर, ठीक है भाई आ गया। अब एक माहेश्वरी सूत्र के अंदर देखो इसका प्रत्यार, ये एक प्रत्यार है, इस प्रत्यार के अंदर क्या आएगा भाई, आई उण रिलिक ए ओच, तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है और ओ आ रहा है, ये 3 वर्ड आ रहे हैं ना, तो आ ए ओ, तो ये 3 वर्ण आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये 3 वर्ण आ जाएंगे। तो ये 3 वर्ण की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। देखो ये इसमें थोड़े स्मॉल थे, इसमें छोटा आता, छोटी ये छोटा होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब बड़े हो जाएंगे, बड़े आ। अभी माहेश्वरी सूत्र प्रत्यार नहीं आते तो वही फिर से मैं बता रहा हूँ, बेसिक वाले वीडियो देखिए, कंप्लीट आपके ये कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 वर्ण होते जिनकी वृद्धि संज्ञा होती है, और ये 3 वर्ण ऐसे होते थे जिनकी गुण संज्ञा होती थी। तो वह दीर्घ आकार और एज प्रत्यार अर्थात ए ओ इस तरह आ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे वृद्धि संज्ञा के बारे में, ठीक है। तो वृद्धि संज्ञा हमने बताई दी थी। तो जहाँ पर इसके एग्जाम्पल हम बात करते, चलो इसके एग्जाम्पल हम बात करते हैं 1 + 1 तो यहाँ पर जब इसको आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आ जाए कुछ ये ए प्लस आई, तो ए प्लस ए को जब आप यहाँ पर जोड़ते हो तो ये बनता था ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए का एक यहाँ पर था, एक और ए बन जाएगा, तो ए का 1 बन जाएगा, ए का 1। तो यहाँ पर क्या हो गई, 2 ए आ गई तो वृद्धि हो गई ना भाई, एक ए से यहाँ पर 2 ए बन गई तो वृद्धि हो गई, तो इसको हम वृद्धि संज्ञा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस संज्ञा की। तो इस संज्ञा का सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या हमने उसको बता दिया था एक बार, हाँ बता दिया था। तो इसका सूत्र क्या बताया गया कि हल प्लस अंत्यम, पहले इसका हम हिंदी पढ़ते हैं जब समझाते हो आपको एक बार सूत्र कि अर्थात उपदेश या सूत्र का अंतिम व्यंजन हल वर्ण होता है तो उसके इस संज्ञा हो जाती है, जैसे कि माहेश्वरी सूत्र के 14 सूत्र होते हैं, ठीक है। अब ऑल ऑफ द सूत्र आर एंडिंग विथ हल वर्ण, ठीक है, जितने माहेश्वरी सूत्र होते हैं वो हमारे हल वर्ण के साथ एंड करते हैं। जैसे मान लो पहला ही सूत्र क्या होता है, अई उण होता है, तो अई उण क्या होता है, जो ये नया होता है इसके नीचे हलंत लग जाता है और ये इस संज्ञक होता है। इसी प्रकार के जो 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं वो इस संज्ञक के साथ एंड होते हैं। ऑल ऑफ इज एंडिंग हल वर्ण आर गेटिंग इस संज्ञक, लोग गायब हो जाना, ठीक है। तो ये बताया जाए अई उण हो गया, रिलिक हो गया। तो ये जो माहेश्वरी सूत्र के जो अंतिम वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, इस संज्ञक हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी कि जब आप इनका प्रत्यार करते हो तो वो प्रत्यार के अंदर नहीं लिखे जाते हैं। तो जिनकी इस संज्ञा होती है उनका लोप होता है, या तस्यम लोप यहाँ पर लिखा गया है। अब लोप संज्ञा क्या होती है, सूत्र एदर्शन लोपम। पहले इसका हम सूत्र देख लेते हैं इस संज्ञा का कि हलंत्यम, हलंत्यम यानी हल का कह रहा है कि अंतम हो जाना, हल का अंत्यम एक तरीके से इससे गायब हो जाना, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, हम लोप संज्ञा के बारे में देखते हैं कि जो दिखाई या सुनाई नहीं देते उसका लोप संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इराई को हम करते हैं, इरा यहाँ पर गायब हो गया तो उसको हम लोप संज्ञा कहा गया है। जो पहले था किंतु बाद में किसी सूत्र आदि के द्वारा उसका लोप हो जाता है, ठीक है, वह ना सुनने के ना ही देखने के विषयक बनता है, किंतु उसका नाश नहीं होता, ठीक, मतलब उसका नाश नहीं होता, मतलब वो देखा नहीं जाता, मतलब वो उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसका नाश नहीं होता है। जैसे कि हम के बहुत सारी जिक्र कर रहे थे ना कि ए प्लस ई मिल के ए बन गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका यहाँ पर क्या होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब उसके साथ संधि कर गया है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जो पहले था, लेकिन इसके साथ कंबाइनेशन संधि करने के बाद वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर लेकिन उसका कंप्लीटली नाश नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करो तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक। दैन उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यार संज्ञा के बारे में। प्रत्यार मैंने आपको बता ही रखा है, तो वो ऐसे वर्ण जो इस संज्ञक वर्ण से युक्त होता है, इस संज्ञक वर्ण से युक्त हो, यानी प्रत्यार के अंदर आप कोई भी संज्ञक वर्ण नहीं होता। जैसे कि मान लो ये अन है, तो अनेक प्रत्यार है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ए आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, न नहीं आएगा। तो यही बोला गया है कि ऐसे वर्ण जो इस संज्ञक वर्ण से युक्त हो वह अपने बीच में वर्णों के साथ अपनी संज्ञा का बोध कराते हो, ठीक है। जैसे कि अन के अंदर यहाँ पर ए आता है, ई आता है, ई आता है, ठीक है, तो अपने अंदर के ई के बीच के वर्ण आते हैं, जो इसका जो लास्ट वाला वर्ण है वो नहीं आता, तो वो होता है प्रत्यार संज्ञा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ होगी आदि रे अंत्यम संहिता, ठीक। तो इसका मतलब होता है कि यानी कि मतलब इसके जो बीच के जो वर्ण आते हैं, ठीक है, मतलब इसके जो बीच में वर्ण आते हैं वो किसके आते हैं, हमारा जैसे कोई प्रत्यार, जैसे अन्न प्रत्यार दे दिया गया तो अन्न प्रत्यार के अंदर ए आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, जो इसका अंतिम वर्ण होता है वो नहीं आता है, ठीक। आदि रण अत्यम संहिता। देन इसके बाद 13वीं हम संज्ञा देखते हैं जो कि उदांत होता है। उदांत यानी कि इसका सूत्र बताएगा उच्चरे उदांत, यानी कट के जो ऊपरले भाग से बोला जाता है, ठीक है, उच्च उदांत, ठीक। कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिन स्वर की उत्पत्ति होती है तो उदांत कहते हैं, ठीक। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके जो स्वर होते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर
कोई साइन नहीं होता, ठीक। अनुदांत मतलब इनके नीचे साइन होता है, नीचे मतलब जो कंठ के निचले भाग से बोले जाते हैं, कंठ, तालु आदि से इन भाग से जो उच्चारित होते हैं। स्वरी संज्ञा क्या होते हैं, देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वर होते हैं उन स्वरी संज्ञा वहाँ मतलब वो कंठ के मध्य, मतलब ऐसे स्वर जो कंठ के मध्य से, देखो पहले ऐसे स्वर होते हैं जो कंठ के ऊपरले भाग से बोले जाते हैं, देन अनुदांत ऐसे स्वर होते हैं जो कंठ के निचले भाग से, फिर ऐसे होते हैं जो बीच में से बोले जाते हैं। मान लो ये हमारा आपका ट्रेकिया है, कंठ है, इसके में जो बीच से बोले जाते हैं जो शब्द वो स्वरित ऊपर से बोले जाते हैं उदांत, और जो नीचे से बोले जाते हैं अनुदांत, ठीक है। अब हम स्वर्ण संज्ञा की बात करते हैं। स्वर्ण संज्ञा, अब देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि तुला आदि से अव्यंतर यतन समान वाले होने चाहिए। देखो यानी आपका जो तुला, जैसे कंठ हो गया तुला, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो जो उच्चारण स्थान है, जो उच्चारण स्थान है और जो आव्यंतर यतन है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होंगे तो इनको हम स्वर्ण संज्ञा कह सकते हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो इनको स्वर्ण संज्ञा नहीं कह सकते। जैसे लिखा भी गया है कि तुल्य से आसे प्रेतनम, तुल्य का मतलब होता है समान, ठीक। क्या समान करने की बात कर रहा है यहाँ पर, आसे मतलब उच्चारण स्थान, यदि क्या उच्चारण स्थान एंड उसका परित्यन, परित्यन कौन सा, आभ्यंतर की बात की जा रही है। यदि आभ्यंतर, परित्यन और उच्चारण स्थान दोनों समान है तो उसको हम स्वर्ण संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ कि ए और आ, अगर आप इनका उच्चारण स्थान देखोगे, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है वो होता है अकूप विसर्जन्य कंठा, यानी ए वर्ड आ जाता है, ए वर्ण मतलब छोटा ए भी आ जाएगा, बड़ा ए भी आ जाएगा, ठीक है। और के में पूरा के वर्ग आ जाता है, और है और विसर्ग आता है। तो ऐसे यहाँ पर ए1 से ह्रस्व और दीर्घ आ गए, यानी उच्चारण स्थान तो दोनों का समान है। फिर हम बात करते हैं आव्यंतर परित्यन की, जो कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, स्पष्ट, देखो मैंने ट्रिक क्या बनाई थी, शिव से बनाई थी, शिव से, शिव इस तरह से ट्रिक थी। स्पष्ट प्रत्यय था, ईषद स्पष्ट प्रत्यय था, और ईषद विवृतता एंड विवृत एंड संवृतता। तो जब आप इनमें देखोगे तो इस स्पष्ट प्रत्यय के अंदर देखोगे, यानी कि जहाँ पर जो आपके मुख के अंदर जो जीवा होती है वो विभिन्न भावों को टच करती है, जिसके कैसे लेके पै वर्ग, यानी कैसे लेके पै वर्ग सारे वर्ण आते हैं। और ईषद स्पष्ट के अंदर यहाँ पर अनिस्तन वर्ण आते हैं, इसके अंदर ऊष्म वर्ण आते हैं, और विवृत के अंदर आता है आपका, विवृत के अंदर सारे स्वर आ जाते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, यानी दोनों क्या है, स्वर है, तो ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, विवृत के अंदर आ जाएंगे। यानी कि इनका क्या है, उच्चारण और आव्यंतर दोनों समान है, तो इनको हम स्वर्ण समान कह सकते हैं, मतलब ये स्वर्ण संज्ञा का नाम दे सकते हैं। देन यहाँ पर ई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर इनको हम देखते हैं कि ये तालु से बोलते हैं, ठीक है, तालु वाले, देखो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि आप ऐसे तो रिवाइज तो करते नहीं हो, मुझे पता है ना कि आप रिवाइज बिल्कुल नहीं करते होगे। तो अभी मैंने तालु से बताया ना, तो तालु का क्या सूत्र है, इच्छुसन तालु, इच्छुसन तालु, ई वर्ग आ जाता है, यानी ई वर्ग छोटी हस्व ई और दीर्घ ई यहाँ पर ई वर्ग आ जाता है, यानी हस्व ई भी आएगा और दीर्घ ई भी यहाँ पर आएगा। तो ई वर्ग यानी कि तालु तो दोनों का सेम हो गया, उच्चारण स्थान दोनों का सेम हो गया। और ई किसके अंदर जाता है, देखो मैंने क्या बताया था कि विवृत के अंदर सारे स्वर आते हैं, तो ये दोनों स्वर किसके अंदर आ जाएंगे, विवृत के अंदर आ जाएंगे। तो ये दोनों भी समान हो गए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्वर्ण संज्ञा। देन अगर हम ए और ई को लेते हैं तो आप बताओगे ए कंठ से बोलता है और ई अब तालु से बोलता है, अभी हमने देखा है, ठीक है। अरे ए ई दोनों विवृत से बोल सकते हैं, इनका अभ्यंतर तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है वो दोनों अलग हो गया है, जिसकी वजह से हम इसको स्वर्ण संज्ञा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर नोट भी है, जहाँ पर दो वर्ण समान उच्चारण स्थान और समान अभ्यंतर आदि प्रत्यय हो वहीं पर स्वर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। जहाँ पर नहीं होंगी तो वहाँ पर स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी। देखो अब हम बात करते हैं निपात संज्ञा की। देखो निपात संज्ञा क्या होती है, मतलब निपात एक ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जिनके अकेले का देखो निपात संज्ञा मतलब कि अकेले किसी भी वाक्य में प्रयोग नहीं होते हैं, ठीक है, पर लेकिन इनका एक अर्थ होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो पर हो गया, पर का आगे होता है, पर आगे पीछे होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि अद्रव्यवाची चे आदि सब निपात संज्ञक होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है। एक गण ग्रुप जो अव्यय प्रकरण में आता है, जो लिंग और संख्या जो अन्वय होने से योग्यता हो वाले होता है, जैसे पृथ्वी, आप और राम हो गया। देखो निपात संज्ञा को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो 22 प्रकार, पहले आप ये समझो कि 22 प्रकार के निपात बताए गए हैं, फिर इसके उदाहरण बताया गया पृथ्वी। अब आप पृथ्वी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पृथ्वी मेल है या फीमेल है, ठीक है। वाटर पानी है, मतलब वाटर के कितने है, मतलब वाटर में कितने जो एटम है वो जुड़े हुए हैं, तो जिनका आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, मतलब उनके लिंग को ना बता पाओ, तो ये तो लिंग ना बता पाए। जैसे पृथ्वी का आप लिंग ना बता पाए, वाटर के आप जलों की संख्या नहीं बता पाए, ठीक है। जो अन्वय होने की योग्यता वाला होता है, ठीक है, अन्वय होने की योग्यता वाला होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। फिर आता है प्रज्ञा संज्ञा, ठीक, इसका हम सूत्र देख लेते हैं। अद्रव अर्थात निपात इसो, ठीक है, ये देख लेना।
देन उसके बाद प्रज्ञा संज्ञा का सूत्र देखते हैं, ईद द्वेद द्विवचन प्रगाम, मतलब दीर्घ उक्रांत और एकांत द्विवचन प्रज्ञा संज्ञा होता है। ठीक है, यानी आप इतना याद रखना, ई औ और इक्रांत उक्रांत और इक्रांत, इक्रांत उक्रांत और इक्रांत किसके अंदर आते हैं, प्रज्ञा संज्ञा के अंदर आते हैं। यानी कि हरि एतो विष्णु इमो अनपच्यते इत्यादि ये सब प्रज्ञा संज्ञा के अंदर आते हैं। ये दोनों संज्ञा आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने नोट्स कवर करने के लिए, या फिर अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रख के थोड़ा बहुत इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मेरी एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो गई क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो कि मैंने हर एक नोट्स के प्राइस आपके लिए 50 रुपये रखे हैं। ठीक है, 50 रुपये रखने का रीज़न भी ये है कि आपको थोड़ी नोट्स की वैल्यू पता लगे और आप थोड़ा सा फोकस करके उनको पढ़ो, और थोड़ी सी मेरी इकोनॉमिक कंडीशन भी थोड़ी अच्छी हो सके। ठीक, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और आपसे निवेदन यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है गाइज़, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।